हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन साइंस क्लास। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि साइंस की क्लास कब से चालू होने वाली है। इससे पहले आपको मैंने वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया था कि हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, सभी टीचर्स आपको मुलाकात करवा दिए थे। अब बारी क्लास को शुरू करने की। तो हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बैच में, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बैच जब शुरू होगी तब जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम वन बाय वन करके यहाँ पे बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपके सामने हम लॉन्च करने वाले केमिस्ट्री क्लास को, है ना। और केमिस्ट्री के जो सर है वो आएंगे और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बातें बताई जाएगी। क्लास कैसे करना है, क्लास कहाँ पे होगी, क्लास कैसे पढ़ा जाएगा, क्या सिलेबस है एग्जाम के पर्पज, एग्जाम में कैसे सवाल आता है, वो सारी बातें सर आपको बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो हम लोग केमिस्ट्री में जो सिलेबस आपका बिहार बोर्ड का है वो सिलेबस यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और कितना चैप्टर पढ़ना होता है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि कितना हमको चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर एकदम एसेंशियल है, ज़रूरी है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और 90% प्लस कैसे स्कोर करना है ये स्ट्रेटजी आपको जो है सर बताएंगे, ठीक है ना। ये हमारा साइंस का बैच है। जब मैंने लॉन्च किया था तो आपको मैंने बताया था बाबू कि ये बैच जो है अभी बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, इसका प्राइस बढ़ सकता है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट टीचर से आप अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बैच अभी जो है 999 में अवेलेबल है। तो हम ये बैच को शुरू कब करेंगे, एक सवाल आता है कि सारे ये क्लास शुरू कब से होगी। तो केमिस्ट्री की क्लास आपको मैं डेट बताता हूँ, 28 मार्च है ना, 28 मार्च से ये क्लास शुरू होगी। एप्लीकेशन में 28 मार्च से शुरू होगी। टाइमिंग क्या रहेगा सर, आपका टाइमिंग आ रहा है, टाइम टेबल हम बता देंगे, है ना। टाइम आपका क्या रहेगा, टाइम रहेगा 8:30 PM, 8 बजे, 8:30 बजे रात से, ठीक है ना। 8:30 बजे रात से क्लास होगी, 1 घंटा की क्लास होगी, ठीक है ना। और 28 मार्च से क्लास होगी एप्लीकेशन में, है ना। तो अभी कुछ क्लासें आपको YouTube पर भी मिल जाएगी ताकि बच्चे देख लें कि कैसा टीचर है, कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे भी तो आंकेंगे ना, बच्चे भी जज करेंगे कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास अभी फ़िलहाल YouTube और एप्लीकेशन दोनों पर चलेगी। कुछ क्लास चलेगी, फिर प्रॉपर तरीके से ऐप पे क्लास मिलेगी, YouTube पे फिर नहीं मिलेगी। कुछ क्लासें आपको मिल सकती हैं, जैसे रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, ये सब यूट्यूब पे आपको मिलता रहेगा। तो ये आपको याद करना है, केमिस्ट्री की जो क्लास है, ये केमिस्ट्री की जो क्लास है, ये केमिस्ट्री क्लास आपको 28 मार्च से शुरू हो जाएगी। बाकी आप लोग अगर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन हो सकते हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और फटाक से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है शहंशाह सर को बुलाते हैं और वो आएंगे, सारी बातें बताएंगे भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ये सारी बातें आपके सामने हाजिर है शहंशाह सर और वो बताएंगे। तो एक बार शहंशाह सर को वेलकम करते हैं, ओके, और इनसे जानते सारी बातें। थैंक यू अशफाक सर। हाय प्यारे बच्चों, आज आपका पहला डेमो क्लास है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लास 12 का जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के सिलेबस में पहले तो आपको ये समझना होगा प्यारे बच्चों कि 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। एक तो आपका थ्योरी पोर्शन होगा जो 70 मार्क्स का होगा और दूसरा प्रैक्टिकल होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी पूरा जो भी कुछ उसके अंदर आता है वो भी पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल में भी पूरा से पूरा नंबर मिल सके। और इसीलिए हमारा टारगेट है कि आपको 95 प्लस केमिस्ट्री के अंदर में आए। प्यार बच्चों, हम अगर सिलेबस की बात कर ले तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हमारा पूरा टॉपिक है इस लेक्चर का वो ये है कि क्लास 12 का जो पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपके BSEB बोर्ड का है, यानी आपका बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो है उसके बारे में बात करूंगा। अब इसके अंदर अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री को बेसिक रूप से हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है जिसको हिंदी में हम लोग भौतिक रसायन बोल लेते हैं, और दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। तीसरा हमारा कार्बनिक रसायन है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं।
देखिए बच्चों, हो सकता है कि क्लास 11 के अंदर में आपने नहीं पढ़ा होगा, कम पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं थोड़ा स्लो जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस मैं आपसे इतना चाहूँगा कि मैं जो पढ़ाऊँ, आज के दिन जो मैं पढ़ाऊंगा, कल वो आपको आना चाहिए। आपको क्या आता है नहीं आता है उससे मुझे मतलब नहीं है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा कल आपको आना चाहिए, बात खत्म। अब ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसमें आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री के जो 3 ब्रांचेस है उसके अंदर क्वेश्चंस के पैटर्न वेरी करते हैं, यानी मार्क्स जो है 2-3 नंबर वेरी करता है। लेकिन अगर हम एवरेज उठाएं तो आप देखोगे कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर 25 से 28 मार्क्स का सवाल हर साल देखा जाता है। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में 16 से 18 मार्क्स का सवाल आपको दिखेगा, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ा पोर्शन है, इसमें आपको चैप्टर्स भी ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए आपको मार्क्स भी ज़्यादा दिख रहा है। 22 से 26, कभी कभी तो 28 नंबर का सवाल भी इससे पूछ दिया जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो टोटल चैप्टर्स हैं आपको जो पढ़ने हैं वो 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो नया सिलेबस आया है, जिसको अभी तक बीएसईबी ने फॉलो नहीं किया है, सीबीएसई बोर्ड ने फॉलो किया है। अब तक जो नई एनसीईआरटी आ रही है, अगर आप नई एनसीईआरटी लोगे तो उसमें सिर्फ 10 चैप्टर आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि मैं पूरा का पूरा 16 चैप्टर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाऊंगा। अब हो सकता है आगे जा करके बीएसईबी अपना सिलेबस दे, तो हो सकता है वो 10 चैप्टर इंक्लूड करे, पर हम उसको मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि इस बार जो बीएसईबी ने जो क्वेश्चंस दिया वो पूरे के पूरे 16 चैप्टर से दिया, तो हम आपको पूरा का पूरा 16 चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको फॉलो करना है सिर्फ एक बुक, और वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे नोट्स, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की अगर बुक की बात करूं मैं, तो ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 9 चैप्टर्स मिलेंगे, और बाकी के जो चैप्टर्स आपको 7 चैप्टर्स हैं वो पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूं तो आप देखोगे इन दोनों बुक्स का मैंने फोटो डाला है। पहला एक भाग 1 है जो कि कक्षा 12 की आपको एनसीईआरटी की बुक है, और एक है भाग 2। इस भाग 1 में अगर देखोगे तो कुल मिला के 9 चैप्टर्स होंगे, और ये भाग 2 जो है उसमें बाकी के चैप्टर्स आपके पास होंगे। मैं पूरे के पूरे चैप्टर वाइज आता हूं, यानी जो 3 ब्रांचेस मैंने बताया, जिसमें आपने फिजिकल केमिस्ट्री देखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन है क्या। देखिए, भौतिक रसायन में मूल रूप से आप कैलकुलेशंस के ऊपर पढ़ते हो। आप कैलकुलेशंस की बात करते हो, आप जो एटम्स हैं या जो आपके अणु हैं उनकी जो गणना है, या जो विलयन है, या जो पृष्ठ रसायन है, उसके बारे में बात करोगे। अगर मैं पूरी की पूरी इसके सिलेबस को देखूं क्लास 12 के अंदर में, तो ये सिलेबस के अंदर में आपको 5 चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। पहला चैप्टर जो है वो है ठोस अवस्था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सॉलिड स्टेट बोल लेते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है विलयन यानी सॉल्यूशन। तीसरा चैप्टर हमारा है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल कैनेटिक्स। 5वां चैप्टर हमारा है पृष्ठ रसायन, जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, आप जैसा देख रहे हो कि जो ठोस अवस्था है उससे लगभग 4 नंबर का सवाल, हालांकि ये 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। 5 नंबर का सवाल विलयन से, इसी तरीके 5 नंबर का सवाल वैद्युत रसायन से, केमिकल कैनेटिक्स से 5 नंबर का सवाल, और सरफेस केमिस्ट्री से भी 4 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि आखिर इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना क्या होता है। तो देखिए, क्लास 9 में आप जब होंगे तो क्लास 9 में पहला चैप्टर आपको मिला होगा हमारे आसपास के पदार्थ, और वहाँ पर आप ये बात पढ़े होंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ के अंदर में हम मूल रूप से पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या है। अवस्था के अंदर में हम लोग ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था मूल रूप से पढ़ते हैं। हालांकि आप अगर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़े होंगे कक्षा 9 में, तो आपने देखा होगा कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। उसमें एक प्लाज्मा होता है और एक बीईसी होता है। पर मूल रूप से हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में ही देखते हैं, ठोस, गैस और एक हो गया द्रव। अब आपने पढ़ा होगा बड़े सामान्य से परिभाषा कि ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। थोड़ा बहुत आपने उनके गुणों के बारे में पढ़ा होगा कि ठोस जो होते हैं उनमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, कण आपस में निकट होते हैं, उनके अंदर अंतराण्विक बल जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अब इसके अंदर में आप सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे तो इसमें पूरी व्यवस्था आपको पढ़नी है। आपको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस।
इस बार भी अगर आप BSc का सवाल उठा के देखोगे तो ये सवाल आया हुआ था क्रिस्टलीय ठोस का, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और दूसरे को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। उसके बाद कितने प्रकार के सॉलिड होते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करनी है। ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर में करनी है। दूसरा जो सॉल्यूशन है, आप जानते हो कि सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण है। जैसे मान के चलिए हम लोग अगर जल में नमक मिला देते हैं तो जो मिश्रण बनता है वो समांगी बनता है। समांगी कहने का मतलब है कि जो कण है वो समान रूप से हर जगह क्या है, व्यवस्थित है, कहीं कम ज़्यादा या कम नहीं है। तो ये जब विलयन पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई नियम आएंगे, जैसे हेनरी का नियम आएगा, राउल्ट का नियम आएगा। हम लोग सांद्रता के बारे में बात करेंगे कि किस विलयन में किस तरह से हम लोग कणों की व्यवस्था से सांद्रता निकालते हैं। आप अगर इस बार के BSc के सवाल देखोगे तो वहाँ पर राउल्ट के नियम में सवाल आया हुआ था, आदर्श और अनादर्श विलयन। इससे पीछे साल में आप चले जाओगे तो वहाँ पर 5 नंबर का सवाल दिया था राउल्ट के नियम से कि राउल्ट का नियम क्या है, और राउल्ट के नियम के हिसाब से आप आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को कैसे विभेद कर सकते हो, कैसे उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हो। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फिर हम लोग अनुसंख्य गुण वगैरह पढ़ेंगे। अगर थोड़ा बहुत आप लोग यूट्यूब वगैरह से कहीं से आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से वैद्युत रसायन की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बैटरी के बारे में बात करेंगे, सेल के बारे में बात करेंगे, हम लोग कैसे जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे वैद्युत अभिक्रिया कैसे हो सकती है, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ कैसे जा सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी की तरफ कैसे जा सकते हैं। ये पूरी बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। देखिए केमिस्ट्री क्या है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो सीधे सी बात होती है कि केमिस्ट्री में रिएक्टांट से प्रोडक्ट बनना। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की अगर बात कर लें तो केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग कहते हैं कि अभिकारक से क्या बन जाता है, प्रतिफल बन जाता है। यही केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन कब होगा नहीं होगा, ये क्लास 11th में एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो किस गति से होगा। जब हम लोग गति के बारे में बात करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में, यानी हम लोग कुल मिलाकर के इसमें बात करेंगे कि अभिक्रिया की गति क्या होगी, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, कब अभिक्रिया की गति बढ़ सकती है, कब कम हो सकती है। ये सारी की सारी बातें यहाँ करेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगा, समीकरण आर्हेनियस इक्वेशन, जिससे सवाल हर 1-2 साल अंतर पर आता रहता है। तो पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है जहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी बातें करोगे। जैसे आप बात करोगे कि इस बोर्ड को अगर मैं कुछ दिन छोड़ दूँ तो यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो डस्ट के पार्टिकल्स स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उनके बीच एक बल लगता है। तो वो सारा पृष्ठ से रिलेटेड है, वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके भौतिक रसायन के हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जो लगभग 23 से 25 मार्क्स आपको दे करके जाएगा। बड़ा ही स्कोरिंग होता है और बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग आ जाएं तो अगला पार्ट हमारा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की अगर हम बात कर लें तो मूल रूप से इसका कार्बन से डिवीजन है, यानी जिसमें आप कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हो वो मूल रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन कार्बन के अलावा अगर आप किसी एलिमेंट के बारे में, किसी तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हो तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में रखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में कुल मिलाकर के 4 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला चैप्टर यही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। अगर आपने कक्षा 11 में, क्लास 11 में आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो कि तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वहाँ पर तत्वों को विभाजित किया गया था। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। अब ये डिवीज़न कैसे किया जाता है, जैसे मान के चलिए मेरे पास सोडियम है, सपोज डैट मैंने कहा कि मेरे पास सोडियम है, तो आप कहोगे कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी परमाणु क्रमांक 11 है। तो अगर आप कक्षा 9-10 से सीखते आए हो कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर लिख दीजिए 2-8-1, तो आप बोलोगे सर ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। ठीक है, एक कन्फिग्रेशन आपने ये लिखा, पर ये कन्फिग्रेशन बड़ा ही बेसिक कन्फिग्रेशन है। आप अगर इसके थोड़े इंटरनली जाओगे तो इसका कन्फिग्रेशन जो हम लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6
और 3s1। अब आप अगर देखोगे तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2 4 और 6 10 और एक कितना हो गया 11। और आप अगर इसका परमाणु क्रमांक देखोगे तो 11 है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही किसी उदासीन परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप ध्यान से लिखे होंगे या देखे होंगे तो इसमें सबसेल्स आते हैं, जैसे S आया, P आया। ऐसे ही अगर हम लोग कॉपर उठा लेंगे, जिंक उठा लेंगे तो उसमें D आ जाएगा, है ना। यूरेनियम उठा लेंगे तो उसमें F भी आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल इसका डिफिनेशन है कि जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखते वक्त आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स जिस सबसेल में जाके समाप्त होते हैं, आप लोग हिंदी में उसको उपकोष कहते हैं, जिस सबसेल में जाके समाप्त होते हैं वो तत्व उसी सेल का कहलाता है। जैसे मान के चलिए अगर मैं P का एग्जांपल दूं, सपोज दैट मैंने बोला मेरे पास कार्बन है ना, तो आप कहोगे कार्बन का परमाणु क्रमांक सर 6 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मली 2 और 4 लिखते हो। अगर मैं इसका SPDF में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2, 2s2, 2p2। अब आप गौर करोगे कि आखिरी का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आखिरी का इलेक्ट्रॉन P सबसेल में गया, इसलिए कार्बन कौन से ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे के पूरे आवर्त सारणी के तत्वों को 4 भागों में बांटा है, S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व। क्लास 11th के अंदर में S ब्लॉक पूरा पढ़ना था और P ब्लॉक में 2 ग्रुप पढ़ना था, 2 वर्ग पढ़ना था। ऐसे ऐसे आप जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि 1 से लेकर के 18 तक ये संख्या होती है। इधर 1 में देखोगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लिथियम मिलेगा। इधर लास्ट में आ जाओगे 18 में तो हीलियम मिलेगा, है ना। आपको यहाँ पर नियोन मिलेगा, आर्गन मिलेगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ जो 13 से लेकर के 18 तक वर्ग, 13 से लेकर के 18 तक के तत्व P ब्लॉक के तत्व होते हैं। लेकिन P ब्लॉक में वर्ग 13 और वर्ग 14 क्लास 11th का पार्ट है, 12th में नहीं पढ़ना है। और इसका बहुत ज़्यादा रिश्ता भी क्लास 12 से है नहीं। यानी क्लास 12 के अंदर जो सिलेबस आएगा वो आपको वर्ग 15 से लेकर के 18 तक पढ़ना है। यानी वर्ग 15 पूरा पढ़ना है, 16 पूरा पढ़ना है, 17 पूरा पढ़ना है और 18 भी पूरा पढ़ना है। उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब पढ़ना है। उसके बाद आप देख रहे हो D और F ब्लॉक। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आखिर का इलेक्ट्रॉन D में आ रहा होगा, इसका F में आ रहा होगा। तो आप अगर आवर्त सारणी में नीचे की साइड में देखते होंगे जहां पर आप 58 से लेकर के 71 तक के तत्व और नीचे में 90 से लेकर के 103 तक के तत्व आप देखते हो, तो आवर्त सारणी के मेन बॉडी से उसको नीचे रखा गया है। ये सारे के सारे तत्व जो आपको दिखते हैं ये F ब्लॉक के तत्व हैं। तो इनके बारे में स्टडी हमको इस चैप्टर के अंदर में करना है। उसके बाद एक खास तरह के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में आप तक अभी तक नहीं पढ़े होंगे, वो है उपसहसंयोजक यौगिक। नॉर्मली अगर आप बंध के बारे में सुने होंगे या पढ़े होंगे तो आप ऐसा सुने होंगे कि जो बंध का निर्माण होता है वो 2 तरीके से होता है। या तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में चला जाए, जैसे NaCl। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की तो आप कहोगे सर सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, तो इसको आयनिक बंध बोल लेते हैं। इसी तरीके से मैं H2O की बात करूं तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन केंद्र पर होता है और हाइड्रोजन इधर और इधर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का सहभागिता हो जाती है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सहसंयोजक ना कर करके उपसहसंयोजक है। यहाँ पर एक शब्द आएगा लिगेंड, यानी कोई ऐसा परमाणु होगा या परमाणु का समूह होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। और डोनेट किसको करेगा, आमतौर पर D ब्लॉक के तत्व के हम लोग को पढ़ना है। D ब्लॉक के तत्व जैसे कॉपर हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर यानी नामकरण सीखेंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी धातु निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं। ये चैप्टर बहुत नया नहीं है। आप जब क्लास 10th में थे तो आप ये चैप्टर पढ़े थे, जहां पर इस चैप्टर को धातु अधातु नाम से पढ़ाया गया था। वहां पर सबसे पहले धातु अधातु की परिभाषा, उसका भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण आपको पढ़ाया गया। उसके बाद आपको बताया गया ओर के बारे में, आपको बताया गया खनिज के बारे में, धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कॉपर का, है ना, सक्रिय धातु कैसे होता है, मध्य सक्रिय धातु कैसे होता है।
तो यहाँ पर कुछ और प्रोसेसेस जो हैं वो डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेहद आसान चैप्टर है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो याद करने पड़ेंगी। और मैं एक बात और बता दूं, कई लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है केमिस्ट्री के अंदर में कि केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें तो याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सारे सब्जेक्ट है, क्या मैथ्स में आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना पड़ता? क्या फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए? अगर इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ते हो तो बस कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। बाकी अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए बेहद आसान सब्जेक्ट होगा। और मैं इतना कह रहा हूं कि आप एक बार पढ़ के देखो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप आगे केमिस्ट्री को बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाओगे। अब मैं अगले पार्ट की तरफ आता हूं जो हमारा कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, एक बड़ा पोर्शन है। अगर आप देखोगे बंटवारे के हिसाब से तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा पोर्शन ऑर्गेनिक को ही माना जाता है। आप क्लास 10th में भी एक चैप्टर पढ़े होंगे कार्बन, और ये चैप्टर सबसे बड़ा होगा। क्लास 10 के अंदर जो 5 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री के, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर कार्बन है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बन इतने ज़्यादा यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि कार्बन के पास कुछ गुण है, कुछ यूनिक गुण है। जैसे कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना सकता है। कार्बन लंबे लंबे चेन बनाता है, जैसे कार्बन का परमाणु कार्बन के साथ जुड़ करके कंटिन्यू आगे बढ़कर के चेन बना सकता है। कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या लाखों करोड़ों में है। इसीलिए इनका नाम लिखने के लिए आईयूपीएसी एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने एक व्यवस्था बनाई जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि सर 1 कार्बन होगा तो मिथ बोल देंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ बोल देंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोप बोल देंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट बोल देंगे, ऐसे करके डेक तक आते हैं। तो यहाँ पर जो आप इस चैप्टर्स को पढ़ोगे ना तो इसको सेपरेट किया गया। वहाँ पर आपने क्लास 10 में क्रियात्मक समूह के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने अल्कोहल पढ़ा होगा, आपने अल्डिहाइड पढ़ा होगा, कीटोन पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, पर वहाँ पर थोड़ा सा मापदंड था। यहाँ पर चैप्टर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया गया। जैसे हम बात करते हैं अगर हेलो एल्केन और हेलो एरेन की, है ना, तो मान के चलिए मेरे पास कंपाउंड है, जैसे मैं बोला कि मेरे पास ये है ना, ये अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा क्लास 10 का तो ये मीथेन है ना, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो क्या है, मीथेन। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं क्या करूं कि इस हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन को किसी को भी हटा दूं, और हटाने के बाद क्या करूं कि यहां पर ला करके X को जोड़ दूं। क्या करूं? X को जोड़ दूं। X क्या है? तो X हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कुछ भी हो सकता है, वो सारे हैलोजन फैमिली कहलाते हैं। अगर मैं यहां पर Cl जोड़ दूं, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊं ये ऐसा, तो ये बेंजीन रिंग है, यहां पर ला करके मैं Cl जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? हेलो एरेन बन जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एक सीक्वेंस होगा। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है, इनका क्वथनांक बिंदु क्या है, इनका गलनांक बिंदु क्या है, ये किस तरह के विलायक में घुलनशील होते हैं, ये सारी बातें करेंगे। फिर इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, आखिर इनको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि इनका रासायनिक गुण क्या होता है। हम थोड़ी बहुत ये बातें भी करेंगे कि इन यौगिकों का उपयोग क्या है। तो आप देखोगे हमारा जो 11वां चैप्टर होगा उसमें हम हेलो एल्केन, हेलो एरेन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अल्कोहल, फेनॉल और ईथर। अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप लगा हुआ होगा, है ना। अब इसी से फेनॉल बनता है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मैं ला करके OH जोड़ दिया तो ये फेनॉल हो गया, है ना। ईथर की बात करें तो अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड, इस साइड कार्बन का कोई ग्रुप और इस साइड कार्बन का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम उसको ईथर बोलते हैं। आप देख रहे हो सब में एक सीक्वेंस है चैप्टर के अंदर में। अल्कोहल देखिए यहाँ O है, आपको दिखा होगा। फेनॉल में O दिखा है, अल्कोहल में भी O दिख रहा है, ईथर में भी देखिए O दिख रहा है। बस इसके आजू और बाजू जो क्लासिफिकेशन है या जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद आप बात करोगे अगर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सबके अंदर आपको दिखेगा C+O, है ना। अब अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड की, तो अल्डिहाइड में यहां पर H लगा हुआ होगा और इस साइड कार्बन का कोई ग्रुप होगा या हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन में ये चीज नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा कीटोन में। इधर कोई कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इधर भी कोई कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ होगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ होगा, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इसके अंदर भी वही सीक्वेंस रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद कुछ यूजेस बात करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, यानी ये ऐसे अणुओं के बारे में बात करेंगे जो जीवों के अंदर बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। ये भी थोड़ा कंपैरेटिवली आपका चैप्टर जो है बेहद आसान माना जाता है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्लास 11th में ही ये चैप्टर बच्चे पढ़े होंगे। थोड़ा सा सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है क्लास 12th में ज़्यादा, बाकी अगर क्लास 11th में हमने थोड़ा भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो जो 2 चैप्टर आपको और दिखेंगे, एक है बहुलक पॉलीमर। पॉलीमर जैसे आप बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब है कि कोई छोटा सा यूनिट होगा किसी कंपाउंड का और वो लगातार रिपीट हो रहा होगा चेन के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो पॉलीमर के अंदर में हम लोग बात करेंगे कि मोनोमर क्या होता है, एक यूनिट क्या होता है, उसके अंदर में अलग अलग डिविजन्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, यानी दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का कुछ यूटिलाइजेशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है ताकि आप आगे किसी भी फील्ड में जाओ तो उस चैप्टर के साथ, उस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। अब हम लोग अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, दैनिक जीवन में रसायन, तो हम लोग इसमें सोप्स के बारे में बात करेंगे, यानी साबुन के बारे में बात करेंगे, डिटर्जेंट्स के बारे में बात करेंगे। आप देखते होंगे कि हमारे या आपके घर में कोई डायबिटीज़ के पेशेंट अगर हैं तो वो डायरेक्ट चीनी नहीं लेते हैं, उनको गोली आता है, शुगर फ्री गोली हम लोग बोलते हैं उसको नॉर्मली। एक्चुअली में वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो इंसुलिन की मात्रा को ब्लड में बढ़ाता नहीं है ना, मतलब कहने का मतलब शुगर की मात्रा को बढ़ाता नहीं है। तो वो कैसे होते हैं, हम लोग पैरासीटामोल की गोली आप खाते हो तो पैरासीटामोल क्या है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कुछ ड्रग्स के बारे में, यानी दवाइयों के बारे में, सॉप्स के बारे में, ये सारी बातें इसके अंदर करनी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर होगा, 16 चैप्टर, है ना। अगर हम नए सिलेबस के हिसाब से आएँ तो 10 चैप्टर है, यानी कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया। जैसे अगर मैं नया सिलेबस आपको बताऊं तो उस हिसाब से ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इधर मैं आ जाऊं तो इधर में आपको दिखेंगे, ये सारे चैप्टर्स दिखेंगे। उसके बाद इधर में अगर आ जाऊं तो ये चैप्टर्स को हटा दिया गया है, ये चैप्टर्स को हटा, यानी इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है। ये चैप्टर खत्म कर दिया गया है, एक ये वाला जनरल प्रिंसिपल वाला और एक पी ब्लॉक वाला। सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है नए वाले सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद अगर मैं फिजिकल में आ जाऊं तो फिजिकल में ठोस अवस्था को हटा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है, सिर्फ 3 चैप्टर्स इधर पढ़ना है, यानी 3 ये और 2 इनऑर्गेनिक में, 5 और 5 ऑर्गेनिक में 10 चैप्टर नए एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम पूरे के पूरा 16 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब मैं कौन से चैप्टर से शुरुआत करूंगा, तो देखिए मैं आपको शुरुआत करूंगा सॉल्यूशन से, विलियन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नया हूं, आप भी हमारे लिए नए हो। जब मैं ये चैप्टर ऐसा है जो कंपैरेटिवली इन सारे चैप्टर्स में आसान माना जाता है, आपकी समझ जल्दी डेवलप होगी। जैसे ही मैं आपको समझ जाऊंगा आप मुझे समझ जाओगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ होती है कि मैं आपको समझूंगा और आप मेरे लैंग्वेज, भाषा और पढ़ाने की शैली को समझोगे। तो वैसे ही जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तब मैं इस चैप्टर के अंदर में आऊँगा, क्योंकि कई बच्चों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन है, सॉलिड स्टेट में क्या है, थोड़ा इमेजिनेशन है, आपको चीज़ों को सोचना होगा, और जब सोचने वाली बात आती है तो तब आप जल्दी सोच पाओगे जब आप मुझे समझ पाओगे। तो पहला चैप्टर जैसे मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते पढ़ाते आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और उसके बाद बड़ी आसानी से सॉलिड स्टेट को हम लोग समझ लेंगे। अब इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लें तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ना, वो कैसे होता है, जो कि मैं पहले भी आपको शुरू में बता चुका हूं कि ये जो थ्योरी है ना, वो 70 मार्क्स का आएगा और ये प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का आप स्कूल के अंदर में दोगे। हो सकता है आपका जो विद्यालय हो उसी में हो या अगल बगल के विद्यालय में प्रैक्टिकल होता है, इसके लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी होता है। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, वो आपको टिक आउट करना होता है। इसमें कुल मिलाकर के 70 सवाल आते हैं और 70 में आपको कोई भी 35 सवाल करने हैं। इसमें कोई डिवीज़न नहीं है,
कि फिजिकल के सवाल आप कर रहे हो, इनऑर्गेनिक के कर रहे हो, ऑर्गेनिक को। सिर्फ आपको करना है 35 सवाल, 70 में कोई 35 जो आपको ठीक लग रहा हो। उसके बाद सब्जेक्टिव में अगर आऊँ तो सब्जेक्टिव 2 पार्ट में टूटा हुआ होता है। एक इसमें 2 मार्क्स के सवाल होते हैं, है ना, और एक सवाल होते हैं 5 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स के जो सवाल होते हैं उनकी संख्या होती है 10। एक्चुअली में संख्या तो 20 होती है, पर आपको बनाना 10 ही सवाल है, ठीक है। 5 नंबर के सवाल में कुल 6 सवाल होते हैं, लेकिन बनाना होता है 3 सवाल। यानी इधर से आप 15 मार्क्स के सवाल बनाओगे और इधर से आप 20 मार्क्स के सवाल बनाओगे। कितना हो गया? 35 मार्क्स। सवाल इसके जस्ट डबल होंगे, यानी 2 मार्क्स के आपके पास 20 सवाल होंगे और 20 में कोई भी 10 सवाल करना है। 5 मार्क्स के 6 सवाल होंगे, इनमें से कोई भी 3 सवाल करने हैं आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम तो आप जानते होंगे, 3 घंटा 15 मिनट का आपको वक्त मिलेगा, है ना। कुछ वक्त आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। आप क्वेश्चन पढ़ने का टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम में आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग को रिलैक्स करते हो। क्योंकि एग्जामिनेशन को बोला जाता है, एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन हाउ टू डिलीवर अगर नहीं जानते तो आप मार्क्स नहीं उठा पाते। आप जान रहे हो कि वो चैप्टर का उसका आंसर क्या है, लेकिन उसका आंसर के लिखने का वे अगर नहीं जान रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है, आपका मार्क्स कट जाता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखें एग्जामिनेशन हॉल में, और कैसे लिखें आंसर को। खैर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको राइटिंग स्किल सिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन को कैसे टेकअप करना है और कैसे उसके आंसर को आसानी से डील कर लेना है, कैसे लिख लेना है। अगर 2 नंबर का सवाल हो तो क्या करना है, 5 नंबर का सवाल हो तो क्या करना है, वो प्रैक्टिस हम लोग पूरा करेंगे इसके अंदर में। अब मैं थोड़ा सा मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी पूरी बातें बताऊंगा। जो भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो कुछ भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल में वो सारा बताऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना हो। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात कर लूँ तो इसका एक पैटर्न फिक्स है। आप चाहो तो इस साल का सवाल उठा के देख लो, मैं करवा भी दूंगा। आप पिछले साल का सवाल उठा करके देख लो, हमेशा प्रैक्टिकल के सवाल इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे। पहली बात कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपको एक बोर्ड से कॉपी मिलेगी। उस कॉपी के अंदर में केमिस्ट्री में आपको 3 सवाल का जवाब लिखना होगा, है ना। जो सबसे बड़ा पोर्शन उसमें होता है वो होता है वोलोमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हिंदी में आयतन मिति विश्लेषण कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन कहने का मतलब है कि किसी एक विलयन की सांद्रता, उसका आयतन पता होगा, दूसरे का आयतन पता करके उसका सांद्रता हम निकालेंगे, इसी को हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं। ये 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो लवण विश्लेषण। जैसे मान के चलिए आपको मैंने कोई साल्ट दिया, आप कैसे पता करोगे कि उस साल्ट में सोडियम ही है, उस साल्ट में पोटेशियम ही है, उस साल्ट में क्लोरीन ही है, उस साल्ट में ब्रोमीन का ही आयन मौजूद है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं लवण विश्लेषण, साल्ट एनालिसिस, जो 6 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल के अंदर में। उसके बाद आप देखोगे एक यहाँ पर पोर्शन है जिसमें कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है। मूल रूप से इसमें जो क्वेश्चन आता है वो फंक्शनल ग्रुप से। जैसे मान के चलिए मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, अब मुझे बोला कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप ही प्रेजेंट है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसके कुछ वे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अगर अल्कोहल पता करना हो तो भी उसका तरीका अलग होगा। तो वो सारे तरीके से ये पता किया जाता है, जो आपका विषय आधारित प्रयोग होता है, जो 4 नंबर का होता है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसके अंदर में आप लोग एक फाइल बनाते हो, फाइल बना करके स्कूल में जमा करते हो। एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होता है जिसमें हो सकता है कि आप एडल्ट्रेंट यानी किसी चीज़ में कोई अशुद्धि हो, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट जमा करोगे। ये आपका 5 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आपके स्कूल में एक एक्सटर्नल आएंगे, अगर आपके स्कूल में हो रहा हो तो, और कहीं अगर आप बाहर जा करके प्रैक्टिकल दे रहे हो, कभी कभी स्कूल को टैग भी कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल आएंगे और जो इंटरनल होंगे वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ये वाइवा का कोई मापदंड नहीं होता। ये वाइवा हो सकता है कि आपके किसी चैप्टर से पूछ लिया जाए कोई सवाल, ये भी हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल आपने जो लिखा है उससे कोई सवाल पूछ दिया जाए। तो यही क्रिटिकल होता है। असल में यही डिफ्रेंशिएट करता है कि आपको प्रैक्टिकल में 26 मिलेगा, 27 मिलेगा, 28 मिलेगा, 29 मिलेगा या 30 में 30 मिलेगा। अगर आप वाइवा में एक्सटर्नल के सामने सारे सवाल के जवाब दे दिए तो आपको 30 में 30 हर हाल में मिलता है। इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 28 से शुरू होगा, तो मैं विलियन वाले चैप्टर से आपको शुरू करूंगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ूंगा। मैं बस एक ही बात कह रहा हूं कि मैं जो आज पढ़ाऊंगा कल वो आपको आना चाहिए।
और आप धीरे धीरे देखोगे कि आप धीरे धीरे केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होता जाएगा, आप चीज़ों को समझते जाओगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं अशफाक सर को बुलाऊंगा ताकि वो आएँ और आपको थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेनेशन बताएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों देखा आपने, सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या बातें हैं, क्या जानकारी हासिल करना, ऊपर ऊपर से सर ने बता दिया है। लेकिन हमको तो सुन के मज़ा आ रहा था भाई, है ना, हम यहाँ बैठ के सुन रहे थे, मज़ा आ रहा था। तो शायद पढ़ने में तो और काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। और बेहतरीन तरीके से सर पढ़ा रहे थे। तो सच पूछो तो मुझे बहुत मज़ा आया, लग रहा कि हम भी बैठ के पढ़ेंगे। तो लगता है कि मुझे ही पढ़ना पड़ेगा बैठ के। तो आप लोग का तो खैर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टीचर्स आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बेस्ट तरीके से आपको इतनी देर में आपको कहीं पे बोरिंग फील नहीं हुआ होगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को इन्होंने जो बताया है, और ये तो ऊपर ऊपर से बताया, जब चैप्टर में घुसोगे तो पूरा डेप्थ में जाएंगे सर, और केमिस्ट्री का जो आनंद आएगा ना, वो शायद आप ही फील कर पाओगे। तो उम्मीद करें कि आप लोग पढ़ेंगे सर से। एप्लीकेशन में भी क्लास होगी, कुछ क्लास यूट्यूब पर भी चलेगी, है ना, कुछ एप्लीकेशन पे भी क्लास चलेगी। तो हम तो सारे बच्चों से ही बोलेंगे कि आपका जो ये बैच है, इस बैच में आपको जल्दी से आपको तो इस बैच में आपको जो है जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि इसी तरीके से आपका बायोलॉजी के भी टीचर हम लाएंगे और फिजिक्स के भी टीचर हैं। बाकी मैथ तो मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी और भी हिंदी उर्दू तो है ही आपके पास, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके इस तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो, सिलेबस का वीडियो आपके सामने आती रहेगी, फिर क्लास शुरू होगी। उम्मीद करता हैं कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी और इन्जॉयफुल और काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, बाकी हम आपके लिए तैयार हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर। ओके, बाय।